नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जिस हाथरस कांड ने पूरे देश दुनिया को हिला कर रख दिया, भगदड़ में 123 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। सत्संग की वजह से अभी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है। इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कुछ आयोजक गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बाबा अभी भी फरार है। और इससे बड़ी बात यह कि इस हादसे का जिम्मेदार कब गिरफ्तार होगा। हादसे से 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आयोजन से जुड़े 6 लोग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस से फरार है। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्य आरोपी का अता पता नहीं है। इस घटना से जुड़े कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जो बाबा के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने समझाने की कोशिश करूंगा। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा इस वक्त कहां हैं, यह बात किसी को नहीं पता। हाथरस हादसे के बाद बाबा की एक और क्राइम कुंडली सबके सामने आ रही है। बाबा कैसे अपने अंधविश्वास के अंडवार में गरीबों का शोषण करता था, अपने चमत्कार को सरकार से भी बड़ा बना देता था। साकार हरि को लेकर जितने कानी लोगों की जुबान पर हैं, वो अजीब और गरीब है। कोई कहता है कि बाबा अपनी चमत्कारी आवाज से भक्तों की लाइलाज बीमारियों को चुटकी बजाते ठीक कर देते थे। कोई कहता है कि बाबा के चरणों की धूल ही तमाम कष्टों से निजात दिला देती। किसी को कहना है बाबा के चमत्कारी चश्मे से भाग जाते थे भूत प्रेत भी। आखिर क्या है बाबा के चमत्कार की कहानी, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। और आज हिंदुस्तान के लिए एक सबसे बड़ी खबर आई। टीम इंडिया जैसे ही वतन वापसी करी, उसके बाद जश्न का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद टीम इंडिया इस वक्त मुंबई में है और मुंबई में इस वक्त जश्न चल रहा है। बड़े पैमाने पर अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए मुंबई की सड़कों पर मुंबई कर निकले हुए हैं। लगातार जश्न चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह मुलाकात की। जैसे ही टीम इंडिया मुलाकात करने के बाद मुंबई पहुंची, तो इंडिया की शान में जीत का जश्न देखकर इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। और एक बार फिर से हिंदुस्तान ने बता दिया कि क्रिकेट उनके लिए धर्म की तरह है। टीम इंडिया के स्वागत की तस्वीरें लगातार मैं आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुंबई में इस वक्त जश्न चल रहा है। लोग सड़कों पर हैं, हिंदुस्तान के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न किया जा रहा है, सैल्यूट किया जा रहा है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारतीय टीम के लिए 29 जून 2000 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 29 जून 2024 भारत ने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में 7 रनों से हरा दिया था।
और इस तरीके से भारतीय टीम इस फॉर्मेट में दूसरी बार विश्व चैंपियन बन गई। इससे पहले 2007 टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियन बन चुकी थी। 17 साल के बाद इस फॉर्मेट में एक बार फिर से चैंपियन बनी तो एक नया इतिहास हो गया। यह हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलेंगे इस मैच को। 4 जुलाई का दिन सालों तक याद रखा जाएगा कि किस तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच को जीता। कैच भी आपको याद होगा, बल्लेबाजी भी आपको याद होगी, गेंदबाजी भी आपको याद होगी। किस तरीके से टीम इंडिया के लड़कों ने बहुत मेहनत की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टीम इंडिया जब ट्रॉफी लेकर देश की राजधानी दिल्ली में लैंड की तो जोरदार तरीके से इस्तकबाल देखने को मिला। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहा हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खिलाड़ी पहुंचे। इसके बाद टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सौंपी। यह तस्वीर उस वक्त की है जो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा हूं। देखिए, तमाम खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत ज्यादा खुश है। इस दौरान पीएम मोदी ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव से बातचीत करते नजर आए। यह नरेंद्र मोदी का एक अपना अंदाज है। और इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब खिलाड़ी पीएम मोदी को किसी बात को सुनकर ठाके लगाने लगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी हर किसी से अपने चित परिचित अंदाज में बात करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और उनका तरीका अपनों को कनेक्ट करने का होता है। जब टीम इंडिया हारी थी, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त उनका हौसला भी बताया था उनके साथ ड्रेसिंग रूम में जाकर मिलकर। और अब एक बार फिर से जब जीत कर आए हैं तो यही खिलाड़ी हैं जिनका पीठ नरेंद्र मोदी थपथपाते नजर आए। टीम इंडिया जब मुंबई पहुंची दिल्ली से जाने के बाद तो यह नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोचिए, मुंबई की सड़कों पर क्या हाल है और वही हाल कमोवेश स्टेडियम में है। शाम को 5 बजते ही लाखों फैंस मुंबई के मरीन ड्राइव पर पहुंच गए। वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा नजर आया। टीम इंडिया की विक्ट्री ट्रॉफी, लाखों लोग सड़कों पर उतरे उसे देखने के लिए। मरीन ड्राइव पे जन सैलाब में तब्दील हो रहा है। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से जो क्रिकेट के फैंस हैं वो अपने वर्ल्ड चैंपियन को देखने के लिए सड़कों पर निकल आए। मानो पूरी मुंबई, पूरा हिंदुस्तान मुंबई की सड़कों पर इस समय दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। कितनी खुशी के पल हैं, कितनी खुशी है हम सब के लिए। ये गर्व की, फक्र की बात है कि हमारे टीम इंडिया के लड़कों ने इस जीत का जश्न पूरे हिंदुस्तान को दे दिया और पूरा हिंदुस्तान लगातार शाम 5 बजे से जश्न में तब्दील है, लगातार मौज कर रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और इंतजार कर रहे थे कि आखिर टीम इंडिया भारत कब पहुंचेगी। एक उनका सेलिब्रेट किस तरीके से किया जा रहा है ये हम सब लगातार देख रहे हैं। जश्न इस तरीके से अभी और चलता रहेगा। बात दूसरी बड़ी खबर की। हाथरस में सत्संग के दौरान हादसे ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे में मौत के आंकड़े अब भी लगातार बढ़ रहे हैं। मौत के आंकड़े 121 से बढ़कर अब 123 हो गए हैं। हर मौत जिम्मेदार को तलाश रही है। सत्संग में जो मौत का तांडव हुआ उसका सबसे बड़ा गुनाहगार नारायण सरकार हरि है, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस अब तक ना तो सरकार हरि का पता लगा पाई है और ना ही उसके मुख्य सेवादार का पता लगा पाई है। अब भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पकड़ से मौत के मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन बाद 6 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 महिला से लेकर 6 लोगों को अरेस्ट किया। ये सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और बाबा के सेवादार हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आयोजक प्रकाश मधुकर को 1 लाख रुपए का नाम घोषित कर दिया है और यह जानकारी आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। पहले आप शलभ माथुर को सुनिए, इस गिरफ्तारी को लेकर आईजी साहब क्या कुछ कह रहे हैं।
दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदर राऊ ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, कि सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 है, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई है। जैसा आईजी साहब ने बताया कि 6 लोग आखिर कौन हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए। राम लड़ैत ये मैनपुरी का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा नाम उपेंद्र सिंह यादव है, ये फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मेघ सिंह हाथरस का रहने वाला है। मुकेश कुमार ये भी हाथरस का रहने वाला है। मंजू यादव ये हाथरस की रहने वाली है। मंजू देवी ये भी हाथरस की रहने वाली है। ये आयोजक थे जिनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस हादसे के 2 दिन बाद इन्हीं 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुख्य आरोपी का कोई अता पता नहीं है, जो 123 मौत का जिम्मेदार है। वो शख्स जो हजारों लाखों लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाता था, ऐसा दावा किया जा रहा है। और बाबा का रसूख ऐसा था कि बड़े बड़े भी उनके सामने फीके पड़ जाए। दाव ऐसा कि कुछ भी कर जाए। लेकिन हाथरस हादसे के बाद इन बाबा की एक एक कहानी सबके सामने आ रही है। बाबा अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही अपनी सेना बना रखी थी, जो अमूमन बाबा करते आए हैं। उसमें उनकी एक लेडी आर्मी भी शामिल है। अक्सर बाबा के सत्संगों में भारी भीड़ पहुंचती थी और ये बाबा के पर्सनल सुरक्षा गार्ड उसी भीड़ को काबू करने के लिए तैनात की जाती थी। बाबा की सुरक्षा में 3 लेयर की सिक्योरिटी होती थी। इसी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा ब्लैक कमांडो थी, जो बाबा के काफिले की सुरक्षा करते थे। बाबा नारायण सरकार हरि का अपना प्राइवेट आर्मी का ऐसा असर था कि बाबा के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी इनकी आर्मी। बाबा अपने सेवादारों को 3 कैटेगरी में बांटा। यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नारायणी सेना यानी गुलाबी ड्रेस वाला सेवादार, जिनकी 50-50 बटालियन होती थी। बाबा के साथ चलने वाले ब्लैक कैट कमांडो, जिसे गरुड़ योद्धा कहा जाता, जिनकी बटालियन में 20-20 जवान होते थे। और तीसरे हरिवाहक, ये 25-25 की बटालियन होती है, जो कि नारायणी सेना के असिस्टेंट के तौर पर रहते थे। साकार हरि की 3 सुरक्षा गार्डों के काम में बटे हुए थे। गरुड़ योद्धा का काम बाबा को सुरक्षा देना था, बाबा के साथ उनके टशन को लेकर चलना था। नारायणी सेना मैनेजमेंट संभालती है। सत्संग की सारी व्यवस्था इसी के हाथ में होती है। हरिवाहकों का काम सत्संग की दूसरी व्यवस्था देखने का होता है। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। बताया जाता है कि बाबा जहां भी सत्संग करता था, उसके खुद के 8 से 10 हजार गार्ड सुरक्षा में तैनात होते थे। जरा सोचिए,
जो इतना भारी भरकम सुरक्षा लेकर चलता था, वो अपने भक्त अनुयायियों को कैसे मरता हुआ छोड़कर भाग सकता है? हर कोई ये पूछ रहा है। बाबा का घटनास्थल से भागने का भी वीडियो सबके सामने आया है। ये वीडियो फुटेज भोले बाबा के झूठ को बेनकाब कर रही है। हादसे के बाद सीसीटीवी फुटेज में बाबा का काफिला मैनपुरी की ओर गुजरते हुए देखा गया। वीडियो में ये भगदड़ के बाद का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब बाबा के अनुयायी मर रहे थे तो बाबा वहां से भाग रहा था। यह वीडियो घटनास्थल से सिर्फ 500 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें भोले बाबा का काफिला मैनपुरी की ओर देखा जा सकता है। फुटेज की टाइमिंग 1:22 की बता रही है। काफिला गुजरने से पहले नारायण सरकार हरि के सेवादार रोड पर मानव चैन बनाते नजर आए और कुछ ही देर में बाबा का काफिला आता रहा। पहले काली ड्रेस में बाबा के कमांडो बुलेट से जाते दिख रहे थे। बुलेट कमांडो की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा थी। उनके पीछे सफेद रंग की कार में बैठे भोले बाबा जाते हुए नजर आए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाबा को भक्तों की थोड़ी सी भी फिक्र होती, चिंता होती, तो वो इस तरीके से अपने भक्त, अपने अनुयायियों को छोड़कर नहीं जाते और मानवता के नाते कम से कम इनके बीच खड़े होते, अस्पताल में जाकर इन घायलों को देखते। लोगों को थोड़ी राहत जरूर होती। और घटना 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो अभी भी फरार नहीं हुआ। हाथरस हादसे का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि घटना स्थल पर उस वक्त हालात कैसे थे। इस वीडियो में बाबा की महिला ब्रिगेड भी देखी जा सकती है। बाबा की महिला ब्रिगेड गुलाबी रंग की साड़ी में है और उन्होंने दूसरे सेवादारों की तरह सर पर सिर्फ सफेद रंग की टोपी पहनी। वीडियो बनाने वाला भी इतनी भीड़ देखकर हैरान है। खेतों में पानी भरा हुआ है, लोग गीले खेतों में खड़े हुए हैं। हादसे के बाद चश्मदीद ने बताया कि जहां धार्मिक आयोजन हो रहा था वहां मिट्टी गीली थी। जैसे ही लोग भागने लगे तो भगदड़ मच गई और लोग गीले खेतों में दलदल की तरह फंस गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाबा अपने भक्तों से 1 रुपया भी नहीं लेते थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन बाबा का साम्राज्य शहर दर शहर फैला हुआ था। नारायण साकार हरि खुद को सर्वशक्तिमान हरि का शिष्य बताते, मानवता, सदाचार, भाईचारे का संदेश देते हैं। सन्यासी नहीं, सेलिब्रेट जैसा जिंदगी जीते हैं। आमतौर पर देश में साधु संत और बाबाओं को गेहुआ वस्त्र पहनने का हमने देखा है, आपने देखा है। लेकिन नारायण साकार हरि की गिनती सूट बूट वाले बाबाओं में होती है। वो अपने सत्संग में सूट बूट और टाई पहनकर आते, साथ आंखों पर नए नए रंग के सनग्लासेस होते हैं। दर्जनों कारों के काफिलों में वो बाबा चलते हैं। दर्जनों निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज के साथ चलता है। सत्संग में ऊंचा मंच होता है, बैरिकेड होती है, मंच के नीचे सिक्योरिटी वाला एरिया बना होता है और सामने भक्तों का पंडाल भी होता है, जहां भजन प्रवचन पर भक्त झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कई बार बड़े बड़े मौके पर बड़े बड़े नेता भी आते हैं। अब बाबा को एक के बाद एक रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो खुलासे क्या हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा देख लीजिए। खुद को नारायण का अवतार बताता ये बाबा पानी से बीमारी को ठीक करने का ये दावा भी करते थे। बाबा दावा करते हैं कि उसमें प्रलय लाने की ताकत भी है। आश्रमों की फ्रेंचाइजी भी बाबा की तरफ से बांटी जाती है। बाबा के आश्रम में मोबाइल ले जाने की पाबंदी थी। सुरक्षा के लिए बनाई गई महिला ब्रिगेड भी थी और जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी खास ड्रेस पहनाने के निर्देश दिए थे। 1997 में यौन शोषण के आरोप में बाबा जेल भी जा चुके हैं।
आगरा में साल 2000 में बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत इन बाबा पर केस भी दर्ज किया था, इनको पकड़ा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाबा नारायण सरकार हरि के चश्मे को लेकर भी अलग अलग तरीके के राज हैं। बताया जाता है कि नारायण सरकार हरि भोरे बाबा हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनते थे। इससे वो भक्तों को दिव्य दृष्टि से ठीक करने का दावा करते थे। और बाबा अलग अलग चश्मों से अलग अलग कहानियां भी बताई जाती हैं। अब उनके चश्मे को लेकर क्या कहानी है जो लगातार मार्केट में सामने आ रही है, उसको समझ लीजिए। नीले रंग के चश्मे से बाबा बीमार लोगों को दिव्य दृष्टि से डालकर ठीक करने का दावा करते थे। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा किया जाता है। ब्राउन और काला चश्मा पहनने से जिनके जीवन में कुछ ठीक ना चल रहा हो, उनको शांति देने के लिए बाबा ये चश्मा लगाते थे। और आम दिनों में बाबा नजर का चश्मा लगाते थे। सोचिए, चश्मों की इतनी करामात है। अगर चश्मों से बीमारी ठीक हो जाए तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों को कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाबा के आयोजन की तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। अलग अलग जगहों पर बाबा के इस सत्संग के पोस्टर लगाए जा रहे थे। पोस्टर पर लिखा था, सोचा था, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि सत्संग में हिस्सा लेने का फैसला ही उनकी दुनिया का आखिरी फैसला होगा। और हाथरस प्रशासन को बाबा के इस आयोजन की खबर तो थी, लेकिन जो सत्संग में आने वाले अनुयायी थे, भक्त थे, उनका एक्चुअल डेटा नहीं था कि कितनी तादाद में भीड़ वहां पर जुट जाएगी। इसलिए यह हादसा हुआ। प्रशासन भी ये बार बार दावा कर रहा है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से, भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। जब जब भी ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं तो पुलिस प्रशासन सिर्फ बाहर संभालता है, अंदर के लिए ये अपनी जिम्मेदारी खुद रखते हैं जब जब भी धार्मिक आयोजन कहीं पर होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सेवादारों ने इस आयोजन को अच्छे तरीके से क्यों नहीं किया, प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किए। आने के रास्ते थे, जाने के रास्ते अलग क्यों नहीं किए। और अमूमन जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो साधु संत हमेशा पिछले द्वार से चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अब 123 लोगों की जान चली गई है। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सिसक रहे हैं। कोई खबर लेने वाला नहीं। हर कोई गमजदा है, हर कोई परेशान है, लेकिन बाबा अभी भी फरार है। तो राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।